नमस्कार दोस्तों। अभिषेक यादव, आज नाम भी बता देते हैं भाई, वैसे सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मेरा कहना ये है, मैं अब से पहले जो करंट की वीडियो अपलोड कर रहा था तो उनमें कुछ लोगों का कहना है कि भाई क्लियरिटी नहीं आ रही है उनमें। ठीक है, सही बात है, कुछ क्लियरिटी थोड़ी कम आ रही है। जो यदि आप जूम करके देखते हो तो आपको मेरी आवाज़ से लिख लो, कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा फिर कि आज मैं अब की बार लेक्चर क्लास लगा दूं करंट की। जो करंट है, जो यदि आप बोर्ड पे लिख कर तब उतारते हैं थोड़ी उसमें दिक्कत होती है। मैं वैसे डालूंगा ऐसी बोर्ड वाली भी वीडियो जो ज़रूरी है, जिनका लेक्चर नहीं बन सकता। बाकी मैंने सोचा कि अब की बार जो है मैं एक बार लेक्चर क्लास दे के देखता हूँ। यदि आपको लेक्चर क्लास अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं करंट की हर वीडियो जो अपलोड करूँगा वो लेक्चर के माध्यम से ही करूँगा। आज मैं कुछ विशेष मुद्दों पर बात करूँगा, जो करंट अफेयर के कुछ विशेष मुद्दे रहे हैं, और विस्तार से थोड़ी चर्चा करूंगा, उनसे जुड़े हुए थोड़े थोड़े पॉइंटों पर चर्चा करूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बता देना, मैं फिर इसी प्रकार से आपको कमेंट जो है, मतलब वीडियो जो है इसी प्रकार से आपको करंट जो है दे दूंगा वीडियो को लेक्चर के माध्यम से। तो आप बता देना यदि लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लेक्चर के बारे में, और इससे पहले जो करंट की वीडियो यदि वो अच्छी लग रही है तो उसके बारे में बता देना भाई। तो चलो शुरू करते हैं। अब जो करंट हमारी रहने वाली है वो 2020 की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन पर रहने वाली है, करंट अफेयर्स। तो भाई हम कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जो करंट अफेयर में चर्चा का विषय रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा होगा वो होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम। सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है वो है नागरिकता। सबसे पहला हमारा मुद्दा है नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम। भाई थोड़ा बहुत लिखने में इधर उधर हो जाए तो गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, ऐसा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ है, जिसे आप बोलते हैं जिसको आप बोलते हैं सीए, इस पे जिसको आप बोलते हैं सीए, नागरिकता संशोधन अधिनियम। जो नागरिकता में संशोधन हुआ है, नागरिकता में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि नागरिकता में क्या बदलाव हुआ है, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो भाइयों सबसे पहले यहाँ से जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा में कब पास हुआ। जो सीए है वो लोकसभा में कब पास हुआ था, तो वो लोकसभा में भाई पास हुआ था 9 दिसंबर 9 दिसंबर 2019 को। ये कहाँ पास हुआ, ये पास होता है भाई लोकसभा में। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास हुआ। जब लोकसभा ने पास कर दिया तो भाई इसके बाद चला जाता है ये 11 दिसंबर 2019 को ये चला जाता है भाई राज्यसभा में। 11 दिसंबर 2019 को ये चला गया कहाँ, राज्यसभा में। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में चला गया। इसके बाद 12 दिसंबर 2019 को ये चला गया भैया जी राष्ट्रपति जी के पास। ये चला गया कहाँ, राष्ट्रपति जी के पास चला गया, और राष्ट्रपति जी ने इस पे कर दिए भैया अपने सिग्नेचर।
और सिग्नेचर करने से आपको पता ही है, जब राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर देते हैं तो कोई भी विधेयक यदि राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया तो वो क्या बन जाता है, तो भाई वो कानून बन जाता है। कानून बन जाता है यदि राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो राष्ट्रपति जी ने जब करा हस्ताक्षर तो भैया ये बन गया अब कानून, संशोधन हो गया जी हमारे संविधान में। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि जो सीए है वो कब लोकसभा में पारित हुआ था, तो भाई वो पारित हुआ था 9 दिसंबर 2019 को पास हो गया, फिर 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हो गया, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति जी ने कर दिया हस्ताक्षर, ये बन गया कानून। अब सवाल आता है ये इसमें है क्या, ठीक है भाई। अब सवाल आता है सीए है क्या, ये जो सीए है ये है क्या, या एक क्या बदलाव हुआ है नागरिकता में। तो पहला सवाल ये है इसमें जो सीए में जो चेंज हुआ है, मतलब जो बदलाव किया गया, किसमें किया गया है, जो बदलाव किया गया है वो भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये जो बदलाव हुआ है किसमें हुआ है, ये बदलाव जो हुआ है ये हुआ है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव हुआ है। जो सीए ने बदलाव किया है किसमें किया है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में ये बदलाव किया है। किसने, सीए ने। जो लाया गया है बिल उसने जो परिवर्तन किया है किसमें किया है, इसमें किया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में किया है। अब क्या परिवर्तन किया है, जो ये बिल लाया गया है इस बिल के तहत 3 देशों से, 3 देश कौन कौन से हैं, 3 देशों से पाक, नंबर 1 पाक, नंबर 2 अफगानिस्तान, और नंबर 3 आपका बांग्लादेश। पाक, अफगानिस्तान और भाई बांग्लादेश, ये आप साथ के साथ नोट करते रहे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले बदलाव हुआ इसमें, कब कब पास हुआ वो मैंने पीछे बता दिया। अब इन 3 देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों से भाई, इन तीनों देशों से 6 धर्म के लोग, 6 धर्म कौन कौन से भाई, 6 धर्म के लोग इन तीनों देशों से, जिनमें हिंदू, नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 सिख, नंबर 3 ईसाई, नंबर 3 हो गया ईसाई, और नंबर 4 हो गया पारसी, और नंबर 5 होगा भाई बौद्ध, और नंबर 6 हो गया भाई जैन, नंबर 6 होगा भाई जैन। हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन, ये 6 धर्म के लोग इन तीनों देशों से, ये 6 धर्म के लोग इन तीनों देशों से जो आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। इन 6 धर्म के लोगों में से जो लोग इन तीनों देशों से आए हैं भारत में, उन्हें इस बिल के तहत नागरिकता दी जाएगी। अब इनकी एक डेट रखी गई है कि कब से कब के किस डेट के अंदर ये भारत में आकर बसे हैं, या किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी इन 6 धर्म से जुड़े हुए को। तो जो लोग, जो इनमें से 31 दिसंबर 2014 को, या 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं, वो अब भारत के नागरिक माने जाएंगे। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे भाई, ठीक है। तो क्या बताया मैंने इसमें, यह जो संशोधन हुआ किया गया, किसमें किया गया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इन तीनों देशों से 6 धर्म के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं या भारत में आकर रह रहे हैं, अब वो भारत के नागरिक माने जाएंगे इस संशोधन के तहत। आ गया भाई समझ में, सीए किया है तो सीए के तहत इन तीनों देशों से आने वाले इन 6 धर्म के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, यही सीए था। अब इसका मुस्लिमों ने विरोध क्यों किया, इसका मुस्लिमों ने इसलिए विरोध किया था क्योंकि इसमें मुस्लिमों को नहीं रखा गया था 6 धर्मों में।
6 धर्मों में मुस्लिमों का धर्म नहीं था, इसलिए मुस्लिमों ने इनका विरोध किया कि भाई हमारे धर्म से लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता क्यों नहीं मिल रही, इसलिए मुस्लिमों ने इसका विरोध किया था। ठीक है भाई। अब इसके बाद एक सवाल बनता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो सीए है, ये लोकसभा में पारित होने वाला, जो सीए है लोकसभा में पारित होने वाला कौन सा अधिनियम बना है, कौन सा संशोधन किया है, तो यह 126वां अधिनियम है लोकसभा में पास होने वाला, 126वां बिल है, 126वां बिल है भाई लोकसभा में पास होने वाला ये सीए जो है। ये बात आपको याद रखनी है। तो सीए से जुड़ी इतनी ही बातें हैं। आपसे पूछे कि नागरिकता किस भाग में दी गई है, तो भाई जो नागरिकता दी गई है वो हमारे संविधान के भाग 2 में है भाई। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद भाई 5 से 11 तक दिया गया है नागरिकता के बारे में। ये हो गया नागरिकता के बारे में। पहली बार नागरिकता में जो संशोधन किया गया था भाई 1955 में किया गया था। अब 1955 वाले में जो है अब संशोधन किया गया। इससे पहले कई बार संशोधन हो चुका है, लेकिन अब जो संशोधन हुआ है वो इसी में हुआ 1955 वाले में। अब नागरिकता में एक बात और कही गई है, पहले 11 साल तक भारत में रहने पर नागरिकता मिलती थी, अब केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने पर, 5 वर्ष तक भारत में रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। ये भी इसमें संशोधन किया गया, 5 वर्ष तक भारत में रहने पर नागरिकता मिल जाएगी, रहने पर। ठीक है भाई। ये हो गया भाई तुम्हारा किसके बारे में, ये हो गया तुम्हारा सीए के बारे में। सीए के बारे में बस आपको इतना याद रखना है, कैसे किस देश से आए, 6 धर्म के लोग आए हैं, जो इससे पहले आए वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। अब हम एक नए मुद्दे पे और बात करते हैं भाई। 2-3 मुद्दे लिए मैंने, आपको पसंद आए तो बता देना, नहीं तो हम फिर से वही अपना पुराना वाला तरीका अपना देंगे। मैंने सोचा ऐसे देख लेते हैं, यदि आपको पसंद आए भाइयों तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है। अब हम दूसरा मुद्दा लेते हैं जो जरूरी है, मतलब कुछ भी चल सकता है, करंट की बात है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कुछ नहीं देख रहा हूं मैं। पुतिन रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन है, व्लादिमीर ऐसा कुछ नाम है उनका, पुतिन है वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। ये आपको नोट कर देना, ये करंट की बात है। ठीक है, 2036 तक होंगे वो रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन है। ठीक है। अब ये 2036 तक क्यों होंगे, तो जो रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन है वर्तमान में, इन्होंने इस बात को लेकर कि क्या मैं 2036 तक राष्ट्रपति रह सकता हूं, जनता से इन्होंने पूछा कि क्या मैं 2036 तक राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता हूं। तो जनता से इन्होंने पूछने के लिए, जनता की राय जानने के लिए इन्होंने अपने देश में मतदान कराया। क्या कराया? इन्होंने अपने देश में मतदान कराया। क्या मैं 2036 तक राष्ट्रपति रह सकता हूं? तो इन्होंने कराया भाई मतदान। और जो मतदान कराया ना, वो 25 जून को मतदान शुरू हुआ था, 25 जून 2020 को, और मतदान जो है लगभग 1 जुलाई को मतदान पूरा हो गया, 1 जुलाई 2020 को। अब जब मतदान पूरा हो गया भाई, तो जनता ने, जो रूस की जनता है, रूस की जनता ने इनका भारी समर्थन किया। रूस की जनता ने समर्थन करते हुए कहा कि हाँ जी पुतिन सर, अब आप 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। अब पुतिन जो है, अब पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे रूस के। इनका जो कार्यकाल चल रहा है 2018 से चल रहा है, वर्तमान में इनका कार्यकाल 2024 तक है, क्योंकि रूस में 6 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है भाई राष्ट्रपति का, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का रूस में। 2024 से तक रहेंगे ये अब, और उसके बाद इनका फिर 2 कार्यकाल और होंगे। फिर इसके बाद होगा 2024 से 2030 तक रहेंगे ये, 2030 तक रहेंगे भाई ये। इसके बाद इनका जो है एक और कार्यकाल होगा, जो 2030 से 2036 तक होगा। तो इनके 2 कार्यकाल और होंगे, यानी कि कुल मिला के कहने का अर्थ है अब जो पुतिन है वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। ये वो सवाल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ऐसे कह सकता है कि पुतिन अब कब तक या किस
किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं? तो भाई 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। उनकी जनता ने उन्हें समर्थन दे दिया है। इस बात से नाराज होकर इनके जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया था। मैं आगे फिर किसी टॉपिक पर जब आऊंगा तब बात करूंगा उनके बारे में, ठीक है भाई। इसके बाद ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा नासा। नासा जानते हैं, अमेरिका की आंतरिक एजेंसी है। नासा के मुख्यालय भवन का नाम, नासा के मुख्यालय भवन का नाम मुख्यालय भवन का नाम जो होगा मुख्यालय भवन का नाम डब्ल्यू मैरी जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। डब्ल्यू मैरी जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। भाई ये बात आपको नोट कर देनी है कि नासा के मुख्यालय भवन का नाम, नासा क्या है? अमेरिका की आंतरिक एजेंसी है, डब्ल्यू मैरी जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा नासा के मुख्यालय भवन का नाम। अब जो ये डब्ल्यू मैरी जैक्सन है, ये डब्ल्यू मैरी जैक्सन कौन है? तो जो भैया डब्ल्यू मैरी जैक्सन है ना, ये अमेरिकी महिला इंजीनियर है। ये नासा की जो ये है, ये नासा की प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी इंजीनियर है भाई। देखो थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, कोई गड़बड़ हो जाए तो भाई उसके लिए क्षमा चाहूंगा, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ रहा है, ठीक है। इधर उधर मात्रा हो जाए तो ये मत कहना कि भैया जी ने गलत लिख दिया, थोड़ा हो सकता है, ठीक है। थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ, ये अपने आप लिख लेना, तुम जैसे भी एडजस्ट कर लेना। तो नासा की प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी कौन? डब्ल्यू मैरी जैक्सन, महिला इंजीनियर थी भाई। ये डब्ल्यू मैरी जैक्सन जो थी महिला इंजीनियर थी, नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर। तो इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी। इन्होंने जो नासा में ये जो नियुक्त हुई थी, जो नासा में इनको चुना गया था, वो चुना गया था 1951 में। इन्होंने नासा में जो अपने कैरियर की शुरुआत करी 1951 में करी। किसके रूप में करी थी? ये नासा की एक रिसर्च सेंटर में गणितज्ञ के रूप में इन्होंने कार्य करा। गणितज्ञ, ये नासा के एक रिसर्च सेंटर में एक गणितज्ञ थी, ठीक है। अपने कैरियर की शुरुआत नासा में जो करी थी इन्होंने 1951 में रिसर्च सेंटर में गणितज्ञ के रूप में इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी। और ये नासा की प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर बनने की इन्होंने ख्याति प्राप्त करी। ये विशेष क्यों रही है, मतलब क्यों नाम रखा जा रहा है इनका नाम भाई इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि ये नासा की प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी। अब क्या होता है, इनकी भाइयों 2005 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु हो गई तो नासा ने निर्णय लिया है कि अब जो हमारा नासा का मुख्यालय भवन है उसका नाम इनके नाम पर रखा जाएगा, जिसका नाम होगा डब्ल्यू मैरी जैक्सन इसका नाम होगा। नासा के मुख्यालय भवन का नाम ये होगा, ये नासा ने निर्णय दिया है। ये हमारा हो गया दूसरा तीसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो भाई साथ के साथ लिखते रहें, बिल्कुल एक नंबर की धांसू करंट चल रही है, जिसे कहते हैं ना धांसू करंट, वो चल रही है। ऐसे आपको विस्तार से कोई नहीं बताएगा, जो चल रही है धांसू करंट चल रही है, बिल्कुल एक साथ लिखते रहें, ठीक है। हम चलते हैं अपने तीसरे आगे वाले टॉपिक पे। आगे वाला टॉपिक क्या है? भारत के भार। आगे वाला टॉपिक है हमारा भारत के भार। भारत के भार, वह है आर भार, प्रथम
योग विश्वविद्यालय की स्थापना, योग विश्वविद्यालय की स्थापना, भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है भाई, कहाँ पे हुई है ये प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना? भारत के बाहर। तो सबको पता होगा इसके बारे में, काफी चर्चा में रहा था। भारत के बाहर जो प्रथम योग विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो भाई वो हुआ है अमेरिका में, यूएसए में। यूएसए के लॉस एंजल्स शहर में, लॉस एंजल्स शहर में यह स्थापित हुआ है। लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में भाई ये स्थापित हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो लॉस एंजल्स में ये स्थापित हुआ है, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ठीक है भाई, लॉस एंजल्स में स्थापित हुआ है। ये भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? लॉस एंजल्स में स्थापित हुआ है। कब स्थापित हुआ है भाई? तो भाई इसका उत्तर होगा 23 जून 2020 को ये स्थापित हुआ है। 23 जून 2020 को कहाँ पे? अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्थापित हुआ है 23 जून 2020 को। ठीक है, इसका नाम जो रखा गया है, क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है विवेकानंद। किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम जो प्रथम योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर स्थापित हुआ है लॉस एंजल्स में, इसका नाम रखा गया है किसके नाम पर? विवेकानंद के नाम पर। विवेकानंद के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है भाई इसका? भाई इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, इसका नाम रखा गया है विश्वविद्यालय। इसका नाम रखा गया है, कहाँ स्थापित किया गया है? 23 जून को स्थापित किया गया है अमेरिका के लॉस एंजल्स में। इसके बाद इसकी जो ये लॉन्च हुआ ना, वास्तव में मतलब शुरू किया गया है, यहाँ पे स्थापित नहीं है। 23 जून को ये शुरू किया गया है। 23 जून को शुरू लिखना है, स्थापित नहीं। जो ये लॉन्च किया गया ना, ये 21 जून को किया गया था। कब किया गया था? 21 जून को। 21 जून को अब की बार 6वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को। और उस योग दिवस के अवसर पर, 6वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ठीक है, लॉस एंजल्स में इसे स्थापित किया गया ताकि हम याद रख सकें। ये इसलिए स्थापित हुआ है कि याद रख सके दुनिया कि हाँ, हमने ये 6वें योग दिवस के अवसर पर शुरू किया था। भाई 6वें योग दिवस जो है वो घर पर बनाया गया कोरोना के कारण, इसलिए जो आप ये भी याद रख लेंगे, जो 6वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है उसकी जो थीम रही है, उसका जो विषय रहा है भाई, उसका विषय रहा है स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग। स्वास्थ्य के लिए योग और भाई घर पर योग। स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग, ये इसका विषय रहा है 6वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का। ठीक है भाई, अब आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो भाई जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी भाई 21 जून को। 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस की शुरुआत हुई थी। प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? भाई 21 जून को मनाया गया। अब भारत के बाहर जो पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया, कहाँ खोला गया? लॉस एंजल्स में। कब शुरुआत हुई है इसकी? 23 जून 2019 को। लॉन्च हुआ था 21 जून को 6वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। 6वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय रहा स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग। अब एक और बात, जो योग विश्वविद्यालय खोला गया है ना, जो ये वाला खोला गया है, इसके जो भाई अध्यक्ष है ना, जो इसके अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है HR नगेंद्र सिंह। ये भारत के हैं, HR नगेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष होंगे। जो अमेरिका में योग विश्वविद्यालय खोला गया है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? HR नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह कौन है वर्तमान में बंगलुरु में, जो कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है, उसमें विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान है। बंगलुरु में एक विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान है, उसके ये कुलपति हैं नगेंद्र सिंह। ये नगेंद्र सिंह है ना, ये
बंगलुरु में स्थित विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के कुलपति हैं और ये वर्तमान में ये ही जो स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय खोला गया है अमेरिका में, उसके ये कौन बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये हमारा अगला टॉपिक था। यहाँ से आप इसको रट लेना ठीक से, साथ के साथ करते रहो। इतनी अच्छी करंट चल रही है, इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है भाई, अब एक आगे एक टॉपिक और देख लेते हैं, एक टॉपिक और देख लेते हैं भाई। आगे टॉपिक है भाई भारत अगस्त 2021, भारत अगस्त 2021 में यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा भाई। कब करेगा? 2021 में भारत अध्यक्षता करेगा। किसकी? यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, पहले आपको बता दो यूएनएससी का अर्थ क्या होता है। यूएनएससी का अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका अर्थ होता है भाई यूएनएससी का, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसका है? ये यूएनएससी का है। अब मैं आपको बता दूं जो संयुक्त राष्ट्र है ना, जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने अंग हैं? कुल 6 अंग है भाई संयुक्त राष्ट्र के। उन 6 अंगों में से जो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है ना, वो यही है अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। 6 अंगों में सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल अंग है ये। संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने अंग है? 6 अंग है। सबसे शक्तिशाली कौन सा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसी को कहते हैं यूएनएससी। ठीक है, तो भारत जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, यानी कि यूएनएससी लिखे देते हैं हम शॉर्ट में, थोड़ा टाइम कम है, यूएनएससी। इस यूएनएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं भाई? कुल 15 सदस्य होते हैं इसमें। इन 15 सदस्यों में से भाई इसमें 5 सदस्य जो होते हैं, 5 सदस्य इसमें होते हैं भाई स्थायी। 5 सदस्य तो होते हैं भाई इसमें स्थायी, 5 तो होते हैं इसमें स्थायी। अब कौन कौन है वो ये भी देख लो, अभी पुलिस में पूछा गया है, यूपी पुलिस में 5 सदस्य स्थायी कौन कौन है। तो भाई एक तो है इसमें अमेरिका, एक तो अमेरिका है, दूसरा इसमें चीन है स्थायी जो है, फ्रांस है ये भी स्थायी है, रूस है ये भी स्थायी है, और 5वां यूके यूनाइटेड किंगडम। तो ये 5 सदस्य इसके स्थायी सदस्य हैं। कुल इसमें 15 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य इसमें अस्थायी होते हैं, अस्थायी इसमें 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये 15 सदस्य प्रत्येक महीना बारी बारी से इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हैं। ये 15 सदस्य प्रत्येक महीना बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। एक बात और पूछी जाती है कि वीटो शक्ति किनके पास है, तो इन 5 देशों के पास है वीटो शक्ति, जो स्थायी है वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 10 अस्थायी हैं, ये चुने जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष का कार्यकाल होता है अस्थायियों का, इनका कोई कार्यकाल नहीं है, ये सदैव के लिए स्थायी है। और जो अस्थायी होते हैं उनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसकी अध्यक्षता ये 15 सदस्य बारी बारी से प्रत्येक 1 महीने के लिए करते हैं। अब यही सवाल बता रहा हूं मैं कि भारत को जो इसकी अध्यक्षता मिली है ना भाई, अब भारत को जो इसकी अध्यक्षता करेगा, अब भारत को अध्यक्षता मिली है इसकी अगस्त 2021 में। अब भारत अगस्त 2021 में इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, इसके बाद 2022 में किसी महीने भारत को अध्यक्षता मिलेगी, किसी महीने। अब वर्तमान में कब अध्यक्षता करेगा भारत यूएनएससी की? 2021 में अगस्त के महीने में भारत के हाथ में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। ये आपको रट लेना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कब करेगा, तो भारत 2021 में करेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। एक सवाल और, जो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है वो अभी बना है हाल ही में, अस्थायी सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है भाई। कब बना है? भारत का कार्यकाल शुरू हो जाएगा भाई 1 जनवरी
1 जनवरी 2021 से भारत का कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। भारत इसका सदस्य बन गया 1 जनवरी 2021 से, और भारत का कार्यकाल रहेगा 31 दिसंबर 2022 तक भारत इसका सदस्य रहेगा। अभी भारत इसका सदस्य अस्थायी सदस्य बना है। लगभग जून के महीने में मतदान हुआ था, जिसमें से भारत को 192 मतों में से भारत के समर्थन में 184 मत आए। 184 मतों ने भारत का मतलब सदस्यों ने भारत का समर्थन किया था। 192 सदस्य कुल उपस्थित थे, उनमें से 184 ने भारत का समर्थन किया कि भारत इसका अस्थायी सदस्य बनना चाहिए। तो भारत का अस्थायी सदस्यता मिली है 2 वर्ष के लिए। भारत का जो कार्यकाल रहेगा 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2022 तक का भारत का कार्यकाल रहेगा। जो काला पानी है, मैं बता रहा कि मैंने बताया कि ये नेपाल ने नया मानचित्र जारी किया है, जिसमें 3 हिस्सों को अपनी तरफ दिखाया है। किसको? लिपुलेख, काला पानी, लिपियाधुरा इनको। तो जो काला पानी है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, और नेपाल कहता है कि ये भारत के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। इसका जो क्षेत्र है ना काला पानी का, वो 35 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है काला पानी का, और ये भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में है। और नेपाल क्या कह रहा है? नेपाल बता रहा है कि नेपाल का कहना ये है कि हमारे धारचूला जिले का हिस्सा है। धारचूला ऐसा ही कुछ नाम है भाई, चलो छोड़ो इसको। तो भाई ये आज के टॉपिक थे। इससे आगे मैं फिर से कमेंट करके बता देना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बता देना, फिर मैं ऐसे ही आपको वीडियो दूंगा करंट की। ठीक है, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।